हाय बच्चों, कैसे हो? मजे में ना? देखिए, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हाँ भाई, ये टैक्स होता है, ये इनकम टैक्स होता है, ये वगैरह वगैरह होता है, ये ठीक है। थोड़ा सा एडिशनली मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स देना चाहता हूँ कि जहाँ पे असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, परसेंट की डेफिनेशन क्या होती है, और इन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इनकम टैक्स को पढ़ना कैसे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स डायरेक्टली हमने बुक लिया और पढ़ना स्टार्ट किया, बट कहाँ से कहाँ चीज़ें क्या आती है और हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहती है, कौन हमें समझाना चाहता है, ये सारी चीज़ हम आज इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स में देखेंगे। सो दिस इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स आपको सिर्फ मैं यहाँ पे टैक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि कितने टाइप्स के टैक्स है और कितने टाइप्स के नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो चलो, विल जंप ऑन द नेक्स्ट शीट कि यहाँ पे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली टैक्स को कैसा इंप्लीमेंट किया जाता है। नाउ लुक हियर। तो देखिए, ये आ गया अपना सेकेंड शीट। तो यहाँ पे लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पे मैंने ये इमेज क्यों लेके आया? क्योंकि ऐसा है कि इन इंडिया जो भी चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसका मतलब है कि सपोज गवर्नमेंट को एनी टैक्स भी कलेक्ट करना होगा तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट परमिशन लेना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टैक्स के रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बट वो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ टैक्स। बट यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है वो दो मैं आर्टिकल्स यहाँ पे लेके आया हूँ, क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए बहुत है। तो पहला पार्ट क्या है इसमें? तो वो कहते हैं कि आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बताता है कि कोई भी टैक्स लेविड, चार्ज करना, लेविड का मतलब होता है चार्ज करना, और कलेक्टेड का मतलब होता है कि जो टैक्स हमने लेविड किया है, चार्ज किया, उसको कलेक्ट करने का जो भी अथॉरिटी है वो सिर्फ लॉ को है। वो सिर्फ किसको है? लॉ को है। तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है कि भाई आपको टैक्स कलेक्ट करना है या चार्ज करना है तो सबसे पहले आपको लॉ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? लॉ। कोई तो कायदा बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी होता है आप उसके अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज करो और कलेक्ट करो। और भी एक आर्टिकल यहां पे स्पेसिफिकली आपको बताता है, सेवेंथ शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 स्टेट दैट यूनियन लिस्ट, इसको लिस्ट वन कहते हैं, हम रोमन वन भी कह सकते हैं आप। Parliament has exclusive power to make the laws on the matters contained in Union List entry number 82. Entry number 82 exactly talking about the Income Tax Act. Correct? तो पार्लियामेंट ऑल्सो हैविंग अ राइट। पार्लियामेंट को राइट किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है किसके रिगार्डिंग? टैक्स के रिगार्डिंग, जो एंट्री नंबर 82 में लिखा गया है वो। उसके बाद एक आता है यूनियन, सॉरी, स्टेट लिस्ट। जैसे यूनियन लिस्ट सेंट्रल में चलती है, वैसे स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट भी कलेक्ट कर सकता है टैक्सेस आपके। जैसा सेंट्रल कलेक्ट कर सकता है तो टैक्स स्टेट भी कर सकता है। तो स्टेट की भी एक लिस्ट होती है, उसको कहते हैं लिस्ट नंबर रोमन 2। The legislature of any state has exclusive power to make the laws on the matter contained in the state list. State list में जो भी matters है regarding to the tax, वो भी laws बना सकती है। और सपोज इन दोनों को साथ में बना के, मतलब टैक्स यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट को दोनों को मिला के कोई लॉज बनाना है तो उसके लिए कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। Concurrent list में both parliament and state legislature have a power to make the laws on the matter contained in the concurrent list. So these are the list. इस लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स हैं, वो आपको रेफर करना है तो इंटरनेट पे जाइए और स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आप डाल दीजिए, टाइप कीजिए, आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। वहाँ पे जो भी मैटर्स है उसके रिगार्डिंग वो लॉ बना सकते हैं, उसके रिगार्डिंग वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, बट ये सारे उनको लॉज और डिसीजन लेने का पावर आया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो ऐसे कौन से टैक्स है भाई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि वो आप कलेक्ट कर सकते हो? तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्म किया है कि हु हैज अ पावर टू कलेक्ट द टैक्स। तो आप कहोगे सर गवर्नमेंट, करेक्ट, बट गवर्नमेंट को किसने दिया है?
पार्लियामेंट मेक द लॉज, और पार्लियामेंट को किसने दिया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन अ पावर टू लेवी एंड द कलेक्ट द टैक्सेस इन इंडिया। करेक्ट। तो आगे चलते हैं कि भाई ये लॉज कैसे बनाए जाते हैं, मतलब लॉज बनाए गए हैं ऑलरेडी, बट इसको पढ़ना कैसे, इंप्लीमेंट कैसे करना है, कैसे हम धीरे धीरे टैक्स को बढ़ सकते हैं। उठाया बुक और लगाई प्रोविजन दिमाग में, वो भी चल सकता है, बट रेफरेंस कहां कहां से आएंगे तो वो हमें आगे जाके देखना है। तो सी हियर, तो यहां पे आ गया टैक्स। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स अपने पास आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो नॉर्मली बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले थे, अभी वो नहीं रहे। जीएसटी और कस्टम एक्ट बाकी है, वही हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। बची हुई डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स, और जो हमें पढ़ना है। ये जो वीडियो बनाया गया है स्पेशली डायरेक्ट टैक्सेस के लिए। तो अभी हम विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द डायरेक्ट टैक्सेस। तो इस शीट में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट, अनदर इज इनडायरेक्ट, कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड लेविड बाय द गवर्नमेंट। करेक्ट। सो द नेक्स्ट, तो वे टू लर्न द इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ लर्न करने के तरीके कैसे, तरीके मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है, ऐसा कोई लिखा गया है नहीं कि ऐसा ही पढ़ना चाहिए, बट नॉर्मली सब जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, टैक्स एक्सपर्ट होते हैं, वो सारी ये चीजें फॉलो करते हैं। तो पहला आता है इनकम टैक्स एक्ट, जो 1961 में पहले ही लिखा गया है। देन फाइनेंस एक्ट, देन इनकम टैक्स रूल्स, देन सर्कुलर्स, देन नोटिफिकेशन, एंड देन लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। तो लाइन बाय लाइन इनकम टैक्स क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, क्यों आता है, इनकम टैक्स रूल क्यों चाहिए, सर्कुलर क्यों चाहिए, नोटिफिकेशन क्यों चाहिए, और लीगल कोर्ट जो हम झगड़ा करते कोर्ट में जाके, उसका क्या बेनिफिट होता है। तो अगले 5 शीट्स में हम हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। तो चलो आगे चलते हैं, पहला पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक्चुअली वो कंटेंट क्या करता है। सो लुक हियर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाकी के बाद में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्चुअली दिस इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल फॉर द होल इंडिया। बात है, क्या बात है, यस, इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए एप्लीकेबल होगा, दूसरी जगह के लिए एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। करेक्ट। तो आगे, इट कंटेन्स द कितने चैप्टर्स, आप देखिए 23 चैप्टर्स आर देयर। सो पूरे टैक्स में 23 चैप्टर्स है, उस चैप्टर्स में सारे प्रोविजंस लिखे हैं। तो कैसे, इट कवर्स द सेक्शन 1 to 298। सो ऑल दिस चैप्टर्स कवरिंग द सेक्शन 1 फ्रॉम 298। उसमें और भी आते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 10A, 10B, 10 BBA, 10 AAA वगैरह ऐसे भी आएंगे, बट द टोटल सेक्शंस इज कितने हैं, 1 to 298। Then it covers the 1 to 14 schedules, रोमन 1 to रोमन 14 शेड्यूल्स है, वो शेड्यूल्स भी काम आते हैं। हर चीज के लिए कुछ ना कुछ तो प्रोविजन में नहीं लिखा जा सकता, तो कुछ चीजें शेड्यूल में लिखा गया है, जैसे कि डेप्रिसिएशन शेड्यूल, कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन रेट क्या अप्लाई करने हैं, तो ये सारे शेड्यूल में लिखे गए हैं। तो शेड्यूल अलग अलग है, हर चीज के लिए अलग है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली इनकम टैक्स एक्ट कंटेनिंग क्या है। तो ये होता है इनकम टैक्स एक्ट का स्ट्रक्चर, होल इंडिया के लिए एप्लीकेबल होता है, चैप्टर्स कवर होते हैं, 298 सेक्शंस है और 14 शेड्यूल्स भी है। तो आगे सपोज ये तो 1961 में लिखा गया है, करेक्ट है ना, तो सपोज बीच में कोई प्रोविजन चेंज करना तो क्या, तो उसके लिए भी आंसर है, वेट। अगले, तो यहां पे देखिए फाइनेंस एक्ट, अभी फाइनेंस एक्ट की जरूरी क्यों है, तो आगे देखिए क्या लिखा है। तो दे सेड दैट इफ डिपार्टमेंट वांट्स टू, डिपार्टमेंट को क्या करना है, डिपार्टमेंट वांट्स टू insert a new provision
एग्जिस्टिंग प्रोविजन आर सब्स्टिट्यूटेड, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस आर अमेंडेड। तो मतलब मुझे कुछ ऑलरेडी ये लिखा गया है ना 1961, एक बार लिखा गया थोड़ी ना वो फुल एंड फाइनल होगा। तो एवरी ईयर सपोज मुझे कुछ ना कुछ तो प्रोविजन को चेंज करना है, तो मैं क्या करूं? तो कुछ नहीं करना है आपको, जो करेगा वो पार्लियामेंट करेगा। तो पार्लियामेंट के पास पहले फाइनेंस बिल जाता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, पास होता है, देन इट कन्वर्टेड इनटू द फाइनेंस एक्ट। तो मुझे कोई भी एक्ट में चेंजेस लाने हैं तो मुझे जरूरत होती है फाइनेंस एक्ट की। तो देखिए क्या लिखा आगे, एवरी ईयर फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको चेंजेस जो करना है वो। फाइनेंस विल बिकम द फाइनेंस एक्ट ओनली व्हेन इट विल पास बाय द बोथ ऑफ हाउस पार्लियामेंट। बोथ ऑफ हाउस पार्लियामेंट में वहां पे सिग्नेचर किया गया तभी वो क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट, और वो सारी चीज होल इंडिया के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। नई प्रोविजन आ गई तो नई प्रोविजन, एग्जिस्टिंग प्रोविजन सब्स्टिट्यूट करना है तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। सारी चीजें हम फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग द्वारा कर सकते हैं। तो ये आ गया था क्या, अपना फाइनेंस बिल कन्वर्टेड इनटू द फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट में भी कुछ तो होता है। तो देखिए फाइनेंस एक्ट का जो फर्स्ट शेड्यूल होता है, जो कंटेन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द रेट ऑफ टैक्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितना टैक्स कलेक्ट लेवी करना है, चार्ज करना है, और कलेक्ट कैसे करना है। कलेक्ट की तो बात की प्रोविजन है, बट उसको चार्ज कैसे करना है। तो चार्ज करने के लिए वो कहता है कि शेड्यूल में फर्स्ट पार्ट जो होता है, पार्ट 1 जो होता है, उसमें टैक्स रेट ऑफ द करंट एवाई। एवाई पीवाई क्या है मैं बाद में बता देता हूं आपको। एवाई स्टैंड फॉर असेसमेंट ईयर। करंट ईयर के जो भी टैक्स रेट है वो अप्लाई होंगे कि अगले साल में जो भी नया साल आएगा उसके लिए जो फाइनेंस एक्ट पास हुआ है उसके लिए रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा। उसी साल के लिए पार्ट 2 में दिया गया है टीडीएस रेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर चलेगा वो उसके लिए कितना रेट आएगा। टीडीएस रेट फॉर द सैलरी इनकम एंड एडवांस टैक्स कंप्यूटेशन का एक सेपरेट प्रोविजन एवरी ईयर चेंज होता है तो होता है, वो भी आपको वहां पे दिया जाएगा। एंड पार्ट 4 रूल्स कंप्यूटिंग द नेट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम वैसा देखा जाए तो एग्जम्प्ट है, उसके लिए सेपरेट वीडियो इज देयर। तो अभी सिर्फ इतना देखते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमें रेट देता है कि एवरी ईयर कितना टैक्स चार्ज करना है, और वो चार्ज किया हुआ टैक्स हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट लोगों से कलेक्ट करना है। मतलब जो पीपल्स विच आर they are earning the incomes, on that we are imposing the taxes. तो पार्ट 1 gives the tax rate, पार्ट 2 gives the TDS rate, पार्ट 3 gives the TDS for the salary income, and पार्ट 4 giving the how to calculate the agriculture income। ये होता है फाइनेंस एक्ट का काम, करेक्ट। तो अभी अगले यहां पे जाते, अगला पार्ट आता है अपना यहां पे इनकम टैक्स रूल्स। क्या होता है ना, सब प्रोविजन ही नहीं दे सकता कैसे चलाना है एक्ट को। प्रोविजन सिर्फ आपको बताता है कि ये चीज प्रोविजन करनी है, ये चीजों को टैक्स करना है, बट कैसे, उसके कैलकुलेशंस कैसे होंगे, हाउ टू कैलकुलेट ऑल दीज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, करेक्ट। तो उसके लिए सेपरेटली रूल बनाए जाते हैं। कैसे कि कितने दिन में आपको किसी चीज का आंसरिंग देना है, कितने दिन में देना नहीं चाहिए, कैसे फॉर्मेट में होना चाहिए, कौन सा फॉर्म यूज करोगे, ये सारी प्रोविजन में थोड़ी ना देंगे आपको। तो ये आपको रूल्स में दिया जाता है। तो मतलब आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आपको रूल्स भी रेफर करना जरूरी है एक्ट के साथ। रूल्स रेफर नहीं करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, करेक्ट। तो देखिए रूल्स आपको यही कहता है, इतना ही है रूल्स में। द CBDT हैज पावर टू मेक द रूल्स। CBDT मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाने के लिए, एक्ट को मुझे चलाना है तो रूल्स की जरूरत होती है हर चीज में। देखिए ऑफिस में वर्क करते हो ना, तभी तो रूल लगता है। जिंदगी को चलाने के लिए तो भैया रूल लगते हैं ना, लगते हैं, यस डेफिनेटली। जिंदगी को चलाने के लिए रूल कौन होता है, डिसिप्लिन होता है, यस हर चीज का रूल है। नेचर इज ऑल्सो फॉलोइंग द रूल। नेचर, अपना जो नेचर होता है जिसको हम निसर्ग कहते हैं, वो भी तो रूल की बराबरी चलता है ना, यस इसीलिए रूल्स आर इंपॉर्टेंट। तो सो CBDT सेट्स रूल्स। आगे होता है कि दीज रूल्स कॉल्ड एज ए इनकम टैक्स रूल 1962। तो रूल्स भी लिखा गया है, रूल्स को भी चेंज करना है तो वो भी फाइनेंस एक्ट में आ जाता है, करेक्ट। तो अभी देखा था हमने इनकम टैक्स एक्ट, फिनांस एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स। तो आगे देखते हैं सर्कुलर्स। आगे हम सर्कुलर्स पे। तो सर्कुलर्स एग्जैक्टली हमें क्या बताना चाहता है, तो ये देखिए
तो सर्कुलर्स बोलता है कि सीबीडीटी इशू द सर्कुलर्स, मतलब डिपार्टमेंट इशू करता है सर्कुलर्स. These are required to deals with the problems and doubts relating to the scope and understanding the provision of act. बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोविजन तो निकाल देते, प्रोविजन तो बना देते, बट प्रोविजन के डबल डबल मीनिंग निकलते हैं. डबल मीनिंग का मतलब ये होता है कि मैं ये करूँ या ये करूँ, मतलब मैं इससे टैक्स चार्ज करूँ या इससे टैक्स चार्ज करूँ. तो ऐसा सपोज दुविधा वाला मन आ जाए, सपोज आपको दुविधा आ जाए, तो वो दुविधा सॉल्व कौन करेगा? जिसने एक्ट बनाया वही. तो एक्ट कौन बना रहा है? डिपार्टमेंट बना रहा है. तो डिपार्टमेंट कहता है कि सपोज मैंने ये प्रोविजन इंसर्ट किया है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं ही दूंगा. तो सर्कुलर्स सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई इसमें क्या इंक्लूड करना है या इंक्लूड करना नहीं है. तो ये अंडरस्टैंडिंग देता है, आपको प्रोविजन का स्कोप बताता है. आई बात समझ में? आगे, These works as a guidelines to the officer. Yes, ऑफिसर को भी और हमें भी गाइडलाइंस देता है. फिर these are not overriding the provisions of the act. बराबर है, ये समझाने वाला पार्ट है भाई. ये प्रोविजन लिखा है, उसको ओवरराइड मतलब प्रोविजन के सर के ऊपर ने आप नहीं जा सकते. आप कहोगे कि सर प्रोविजन में ये कहा गया है, और आप कहोगे कि सर सर्कुलर में ये कहा गया है, तो सर्कुलर इज द बेस्ट. नहीं, प्रोविजन इज फर्स्ट. पहले प्रोविजन का प्रेफरेंस आएगा, फिर सर्कुलर. सर्कुलर समझाने के लिए इशू किया है, सर्कुलर फुल एंड फाइनल नहीं है. सर्कुलर सिर्फ आपको प्रोविजन समझाने के लिए दिया है कि उस प्रोविजन में क्या लिखा है. उसमें भी कुछ डाउट आता है तो बहुत सारे कुछ कोर्ट्स के डिसीजन बाहर आते हैं, फिर एप्लीकेशंस में कुछ झगड़ना पड़ता है. तो हम प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकते. प्रोविजन ने कहा है ना, तो ये ऐसा ही करना है. तो ऐसा करने वक्त ये भी कैलकुलेट, ये भी कंसीडर करना है, ये भी कंसीडर करना है, ये आपको सर्कुलर समझाता है. बट प्रोविजन कहता है ये करना है मतलब करना ही है. ठीक है, वो फिर आगे दीज आर बाइंडिंग टू द डिपार्टमेंट. ये डिपार्टमेंट को बाइंडिंग होते हैं, मतलब ये सारी चीजें सर्कुलर जो भी इशू करता है, जो भी उसमें लिखा है, वो डिपार्टमेंट को बाइंड करता है. बाइंड मतलब उनको एप्लीकेबल ज्यादा होता है ना हमें. करेक्ट. सर्कुलर के बेसिस पे वो हमारे अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकते. प्रोविजन के बेसिस पे ले सकते, सर्कुलर के बेसिस पे नहीं ले सकते. इसीलिए उन्होंने बोला है कि दीज आर नॉट बाइंडिंग टू द अस एसएससी, इट इज अ बाइंडिंग टू द डिपार्टमेंट. क्या एसएससी होता है वो बाद में बता देता हूं, बट एसएससी मतलब मैं इनकम कमा रहा हूं तो मैं एसएससी, तो मुझे नहीं होगा, मुझे बाइंडिंग नहीं कर सकते वो ऑन दिस बेसिस, बट वो डिपार्टमेंट को जरूर बाइंडिंग होता है क्योंकि डिपार्टमेंट ने इशू किया. आगे अभी नोटिफिकेशन देखते हैं. तो नोटिफिकेशन का क्या काम है? तो नोटिफिकेशन इशूड कौन करता है, पहले ये पता होना चाहिए. तो नोटिफिकेशन इशूड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट. कभी कभी डिपार्टमेंट भी कर लेती है नोटिफिकेशन इशू. सो इशू द नोटिफिकेशन टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ एक्ट. प्रोविजन ऑफ एक्ट कैरी करने के लिए नोटिफिकेशन इशू करना पड़ता है. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं कि जैसा कि कुछ साल पहले कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन आया था, उसमें रिटर्न फाइल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट तो था बट बहुत डिफिकल्ट था. तो इसीलिए डेट एक्सटेंड करने का जो नोटिफिकेशन आता है वो कभी कभी डिपार्टमेंट भी इशू कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू करता है. तो ऐसे कुछ नोटिफिकेशन होते हैं वो डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है. CBDT also has a power to issue the notification regarding to the make and amend the rules. रूल्स अमेंड करने के लिए नोटिफिकेशन CBDT इशू करता है. एंड इट बाइंड टू द डिपार्टमेंट एज वेल एज द एसएससी. नोटिफिकेशन एक बार इशू हो गया तो वो मुझे भी एप्लीकेबल हो जाएगा और डिपार्टमेंट को. सपोज गवर्नमेंट कहता है कि आपको रिटर्न लेट फाइल करना है, ओके, लेट फाइल कीजिए रिटर्न. क्या करना है? लेट फाइल कीजिए रिटर्न. वो आपके लिए भी है, मुझे भी. लेट फाइल किया तो उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मैं भी उसका बेनिफिट ले सकता हूं. करेक्ट. तो यहां तक थे, आगे तो नोटिफिकेशन. और लास्ट पार्ट लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट. इसमें एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है. क्या है? तो ये देखिए, लीगल डिसीजन मतलब कोई भी केस आता है, कोई भी केस या तो डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है या तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है. कुछ भी हो सकता है, बता नहीं सकते आप. यस. तो जो भी आएगा वो डिपार्टमेंट के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, मुझे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, बट कोर्ट को जाने तक हमें झगड़ना पड़ता है. तो वह झगड़ने के लिए ही हमें क्या चीज करनी पड़ती है बच्चों? लीगल डिसीजन की हेल्प लेनी पड़ती है. तो यहां तक हमने देखा क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें परमिशन देता है. दो टाइप के टैक्सेस है. दूसरी चीज होती है कि एक्ट को पढ़ना कैसे. ये पढ़ते वक्त, एक्ट पढ़ते वक्त ये सारी चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है.
तो देखिए बच्चों, यहां तक तो हमने देख लिया था कि एक्ट को पढ़ना कैसे है, नोटिफिकेशन क्या करता है, सर्कुलर क्या करता है, एक्ट क्या करता है। तो यहां तक वीडियो सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि ये सारी चीजें हमें बहुत वैल्यूएबल है। तो अगले वीडियो में लेके आते हैं हम पर्सन का डेफिनेशन। पर्सन मतलब अरे भाई, कमाएगा कौन, इनकम टैक्स कौन चार्ज करेगा। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं पर्सन का वीडियो। वेट फॉर दैट।